अपनी पर्सनल लाइफ की यूज तो देख लो, टाटा का नाम मेंशन ना हो किसी भी चीज में, ऐसा हो नहीं सकता है। जब आप ट्रेवल करते हो, टाटा मोटर्स। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो एयर इंडिया, टाटा था। अगर आप किसी होटल में स्टे करते हो, ताज होटल, टाटा था। और जो आप कपड़ों का यूज करते हो, बेस्ट साइट, टाटा था। और जो आप अपनी लाइफ में ज्वेलरी का यूज करते हो, तनिष्क, टाटा था। और जो आप चाय पीते हो, टाटा टी, टाटा था। और खाने में जो आप नमक का यूज करते हो, वो भी टाटा सॉल्ट, टाटा था। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज टाटा थी। इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी, एक ऐसा सपना जो एक दिन ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि लाखों भारतीयों और करोड़ों का दिल जीत लेगा। ये कहानी टाटा ग्रुप थी, जिसको सुनते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ईयर 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते और अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेड का बिजनेस शुरू करते हैं। अगले 10 सालों में कई सारी मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता, लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन ट्रेड करके सेटिस्फाई नहीं थे। इसलिए सन 1877 में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल तो सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां के वर्कर्स काम तो लेकर सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट 20% वर्कर्स अपसेंट हो जाते थे और हफ्तों तक नहीं आते थे, ज्यादा देर तक काम भी नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। और दूसरा, वर्कर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया। अब ऐसा करवाने से वर्कर्स की अटेंडेंस में काफी इम्प्रूव हुआ। और अंत में उन्होंने फैमिली डे, स्पोर्ट डे जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मजदूरों को सबके सामने पुरस्कार दिया जाता था। इन सभी पहलुओं से मजदूरों को मूल्यवान महसूस हुआ, जिससे काफी सारा उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार। सन 1818 में जमशेदजी ने देखा कि भारत में स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही है। जमशेदजी का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा और सभी आवश्यक उत्पादनों का निर्माण भारत में ही करना होगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में और कई सारे भारतीय व्यवसाय बनाने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले पंचधामी की पहाड़ियों में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जिसका प्रभाव ऐसा हुआ कि आज भी पंचधनी स्ट्रॉबेरी खेती और जैम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी ने यह देखा कि बेंगलोर और मैसूर का मौसम फ्रांस जैसा है, इसलिए उन्होंने फ्रांस में पाले गए रेशम के कीड़े और भारत लाए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और स्थानीय किसानों से रेशम के कीड़े पालने का काम करवाया। उनके इस प्रयास से भारत को मैसूर सिल्क और बेंगलोर सिल्क साड़ियों तो लोकप्रिय उत्पादन मिले। जमशेदजी तो अपने गृह नगर बॉम्बे से बहुत प्यार था। वे जानते थे कि शहर के विकास के लिए एक विश्व स्तरीय होटल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने सन 1858 में ताजमहल होटल का निर्माण शुरू किया। उन्होंने निर्माण और डिजाइन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। उनका विभाजन था कि होटल के हर कमरे का सामना समुद्र की ओर हो और इससे मेहमानों को ऐसा महसूस हो जैसे वे पानी में तैर रहे हों। सन 1903 में होटल तो पहली बार जनता के लिए खोला गया। यह बिजली की रोशनी से चलने वाली पहली मुंबई की इमारत बन गई। जमशेदजी ने ऐसी कई पहलें की, लेकिन सबसे प्रभावशाली पहल स्टील व्यवसाय शुरू करना था। भारत में उद्योग जैसे निर्माण, रेलवे और विमान तो विकसित होने के लिए स्टील की आवश्यकता थी। इसलिए उनका सपना था कि भारत में एक स्टील प्लांट खोलने का। उन्होंने भारत के लिए विभिन्न स्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले लोहा अयस्क की खोज में अपने जीवन के 17 वर्ष बिताए। स्टील बनाने के लिए लोहा सबसे महत्वपूर्ण और कच्चा माल है, लेकिन दुख की बात थी जमशेदजी को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर अंत में सन 1899 में उन्हें बंगाल के प्रांत में एक लोहा अयस्क भंडार मिले, जिसके बाद उन्होंने तुरंत लोहा अयस्क खनन शुरू किया और एक स्टील प्लांट स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्य से जमशेदजी भारत में स्टील स्वयं बनते हुए नहीं देख सके। सन 1904 में 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जमशेदजी का दृष्टिकोण और सपने इतने भव्य थे तो उनके जीवन काल के दौरान पूरा करना संभव था। इसलिए उनके बेटे दोराबाजी टाटा ने उनके अन्य सभी सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी ली। जमशेदजी का मानना था कि वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में भारत पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है।
वह भारत में एक ऐसा संस्थान स्थापित करना चाहते थे जो विश्व स्तरीय संशोधन और वैज्ञानिक तैयार करे। इसलिए दोराबाजी टाटा ने मैसूर के राजा की मदद ली और सन 1909 में बेंगलोर में भारतीय विज्ञापन स्थापना थी। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ISCC पहले निर्देशक बने। बाद में IISc ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम और भारत के पहले स्वदेशी विमान द हंसा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस तरह IISc ने विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता तैयार किए जिन्होंने भारत को बदल दिया, उसी तरह आज भारत को ऐसी व्यवसाय नेताओं की आवश्यकता है जो व्यवसाय को बना सके और देश की अर्थव्यवस्था को अगले स्तर तक ले जा सके। शिक्षा के अलावा जमशेद जी ने बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का सपना भी देखा था। इस परियोजना में दोहा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित दूध सागर जल प्रांत का उपयोग करके बिजली उत्पादन की जानी चाहिए थी। दोराबाजी ने 7000 श्रमियों को शामिल किया और तृतीयम झील बांध और चैनल बनाए। संयंत्र में 1911 में तैयार हो गया और बिजली उत्पादन शुरू हो गया। मुंबई की कई मिलों और व्यवसायों को इस पावर प्लांट से बिजली मिलने लगी और आज हम इस कंपनी को टाटा पावर के रूप में जानते भी। युद्ध समाप्त होने के बाद उस समय व्यवसाय के TIS के योगदान को स्वीकार किया। जिस शहर में TISCO का प्लांट स्थित था उसका नाम जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रखा गया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा गया। सन 1932 में दोराबाजी टाटा का निधन हो गया। दोराबाजी टाटा के बाद परिवार के एक युवा सदस्य JRD टाटा सन 1938 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। से विमान में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने सन 1932 में टाटा एविएशन सर्विसेज शुरू किया। जमशेद जी ने JRD में एक रेलवे इंजन निर्माण का कारखाना भी खरीदा जो टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की शुरुआत थी, जिसके बाद टेल्को नाम दिया गया। शुरुआत में टेल्को केवल रेलवे के लिए स्टीम इंजन का निर्माण करता था, लेकिन जल्द ही JRD ने इसे ट्रक निर्माण में विस्तार किया। उन्होंने टाटा 460 ट्रक लॉन्च किया जो अपने पतले और मजबूत डिजाइन के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को मौत देने के बाद 70% बाजार हिस्सेदारी हासिल थी। टेल्को कंपनी जिसने इंजन और ट्रक का निर्माण किया अब टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। JRD टाटा ने भारत की सबसे कठिन परिस्थिति में भी मदद की। सन 1962 भारत और चीन के युद्ध में, सन 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने टाटा इंजीनियरों को दिल्ली भेजा ताकि वे देश के सेना उपकरणों के लिए मदद कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया के अनुभव का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के लिए 10 वर्षीय रक्षा तैयारी योजना भी तैयार की। JRD टाटा ने इस योगदान को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय वायुसेना में एयर कमांडो के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन अब 87 साल की उम्र में उनके लिए टाटा समूह की तमाम किस्तों सौंपने का समय था। इसलिए JRD टाटा ने टाटा परिवार के एक होनहार सदस्य नए चेयरमैन के रूप में चुना, जिनका नाम था सर रतन टाटा। सर रतन टाटा चेयरमैन बनने के लगभग 30 साल पहले 1962 तक अमेरिका में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्हें JRD टाटा ने एक पत्र मिला जिसमें भारत आकर व्यवसाय संभालने की उनको कहा गया। सर रतन टाटा भारत आए और टाटा स्टील में शामिल हो गए और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनकी समर्पण और व्यवसाय प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना शुरू हो गई। जब सर रतन टाटा 1991 में चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा समूह भारतीय रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा, लेकिन वास्तव में कई चीजों में पीछे है। उन्हें लगा कि लंबे समय से कुछ अनोखा नहीं हुआ है। उन्होंने सोचा कि टाटा समूह के माध्यम से भारत के लिए कुछ क्रांतिकारी करना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने देखा कि भारत में कोई ऐसी कार नहीं है जिसका डिजाइन उत्पादन भारत में किया हो। इसलिए उन्होंने सन 1995 में रतन टाटा ने 100% भारतीय कार का निर्माण शुरू किया। एक ऐसी कार जो विशाल भविष्यवादी, सस्ती और उच्च माइलेज दे। लेकिन रतन टाटा ने स्वयं कार के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंत में सन 1998 में कार लॉन्च हुई। यह एक भारतीय कार थी, इसलिए इसे नाम देने के लिए इंडिया से ईडी तो लिया गया और कार से ता और दोनों तो मिलाकर बनी इंडिका, टाटा इंडिका। उन्होंने देखा कि भारत के अधिकांश वर्गीय परिवार कार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए उनके लिए एक स्कूटर और यात्रा करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। ये असुविधा और असुरक्षित तो देखते सर रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास स्कूटर की जगह कार होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि वो एक ऐसा कार लॉन्च करेंगे जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए होगी। और अपने फैसले के मुताबिक उन्होंने सन 2009 में अपने वादे को पूरा करने के लिए टाटा नैनो तो 1 लाख की कीमत पे लॉन्च किया, लेकिन दुर्भाग्य से टाटा नैनो विफल हो गई। नैनो का सबसे बड़ा फायदा उसकी कम कीमत थी, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ा नुकसान बन गया।
भारत में लोग तारों तो स्टेटस के रूप में देखते हैं, जिसे भी तार मिलती है उसे सफल माना जाता है, लेकिन नैनो की कम कीमत और डिजाइन तो देखकर लोगों ने उसको माचिस की डिब्बी और तार के स्ट्रक्चर और ऑटो रिक्शा के रूप में देखा। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस विफलता से उपभोक्ताओं के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसे आज उनके लाइनअप में देखा जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा समूह की सबसे अधिक स्वराज्य कमाने वाली कंपनी बन रही। अंत में सर रतन टाटा गहराई से चाहते थे कि वह भारतीय कंपनी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में व्यापार करें। इसलिए विदेशी बाजारों में विस्तार करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक विदेशी ब्रांड का आश्वासन शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए जैतवार और लैंड रोवर जैसी तारों का निर्माण शुरू किया। टाटा स्टील, TCS, टाटा केमिकल, IHCL जैसी टाटा की हर प्रमुख कंपनी ने भी अधिग्रहण किया और आज इन निर्माणों के कारण टाटा समूह का आधे से अधिक स्वराज्य भारत के बाहर से आता है। सर रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह की उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है, चाहे वह टाटा टाइटन द्वारा दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाना हो, TCS द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाने में हो, या फिर टाटा स्काई लॉन्च करने के टेलीविजन बाजारों को संबंधित करना हो। टाटा समूह ने लगभग हर क्षेत्र में सफलता हासिल की। सर रतन टाटा कहते हैं, यदि आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले जाएं, लेकिन यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सभी को साथ लेकर जाएं। टाटा समूह में हमेशा इसी प्रदर्शन से अपने व्यवहार के कारण उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई और दूसरी तरफ उन्होंने स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए। टाटा समूह ने हमेशा अपने निर्देशों और अपने कर्मचारी, अपने ग्राहकों तो अपने देश तो अपने साथ में लेते चला। यही कारण है कि आज उन्हें जितनी सफलता मिली है उससे कई गुना अधिक सम्मान लोगों से मिलता है। यह